हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए एलटी ग्रेड का इस सिलेबस का ये है एक शानदार बेहतरीन पोएम। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में, इकलौते ऐसे बंदे अभी तक हैं इंडिया के जिन्हें लिटरेचर में मिला हुआ है नोबेल प्राइज़। इनकी एक पोएम है, नाम आप देख सकते हो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, पोएम नंबर 12 फ्रूट गैदरिंग। ये सिलेबस में एग्जैक्टली ऐसे लिखा हुआ है, पर कुछ डाउट्स आपको क्लियर कर दूं मैं यहाँ। स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि जैसे जो 11 नंबर पोएम का सिलेबस में लिखा हुआ है लीव दिस चैंटिंग, वो 11 नंबर है गीतांजलि का, और ये 12 नंबर है जिसका नाम फ्रूट गैदरिंग है। ऐसा मानते हैं वो, पर ये डाउट कंफर्म कर लीजिए कि पोएम नंबर 12 जो लिखा है ना, वो पहली बात, दो डाउट है। पहली बात वो गीतांजलि का, यानी कि ये गीतांजलि का पार्ट नहीं है, ये अलग पोएम है। और दूसरी बात, फ्रूट गैदरिंग पोएम का नाम नहीं है, फ्रूट गैदरिंग कलेक्शन ऑफ पोएम्स का नाम है। तो फ्रूट गैदरिंग एक अलग कलेक्शन है, जैसे गीतांजलि एक अलग कलेक्शन था, 103 पोएम उसमें इंग्लिश में लिखी हुई थी, वैसे ही फ्रूट गैदरिंग एक अलग कलेक्शन है जिसमें 86 मिस्टिकल पोएम्स हैं, और उसका पोएम नंबर 12 आपको पढ़नी है, जिसका नाम जो है वो मैं आपको नीचे बताऊँगा। ये याद रखिएगा कि फ्रूट गैदरिंग जो है ये पोएम का नाम नहीं है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। हम चलते हैं पोएम्स को लाइन बाय लाइन कंफर्म करने से पहले कुछ पॉइंट्स को कवर करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के अलावा, इसलिए मैं आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट टाइम जो ये पब्लिश हुआ था वो 1916 में पब्लिश हुआ था, इंग्लिश वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, और इसे सिक्वल कहते हैं गीतांजलि का। इसमें 86 मिस्टिकल पोएम्स हैं। ये मैकमिलन एंड कंपनी, जैसा कि आपने देखा था कि जो सेकेंड एडिशन था गीतांजलि का वो भी पब्लिश किया था हमारे मैकमिलन एंड कंपनी महोदय ने, और इस सिक्वल को भी यानी इस कलेक्शन को भी पब्लिश किया था इन्होंने। मैं आपको बता दूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बोल दूंगा वो। इसमें जो रिलेशनशिप है वो है गॉड एंड मैन के बीच में, इंडिविजुअल एंड कॉस्मस के बीच में, स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज़ को दिखाया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हैं इस प्रकार से, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये इवोकेटिव राइटिंग और लिरिकल के लिए फेमस है ये पोएम। हालांकि सारे के सारे पोएम्स उनके जो थे वो इवोकेटिव राइटिंग और लिरिकल के लिए फेमस थे। नेचर को यहाँ मेटाफर के रूप में यूज किया गया है ह्यूमन इमोशंस के लिए, कि नेचर जो है ये एक मेटाफर है, ये ह्यूमन इमोशन से जुड़ा हुआ है। ये बुक जो है ये शॉर्ट पोएम्स इसमें है, बहुत छोटे छोटे पोएम्स, कुछ तो ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 लाइन्स के हैं। ये कितने लाइन्स का है ये आपको अभी डिटेल में बताई जाएगी। जैसे कि गीतांजलि आपको बताया गया था कि वो भी बंगाली में पहले लिखा हुआ था, बाद में खुद पर ध्यान दीजिएगा, टैगोर महोदय ने ही ट्रांसलेट किया है इस इंग्लिश में, किसी और ने नहीं। एग्जाम में पूछेगा अगर 4 ऑप्शन दे करके, तो आपको ये पता हो कि ट्रांसलेटर जो थे वो टैगोर महोदय खुद थे। तो बंगाली में इन्होंने लिखा तो था, पर ट्रांसलेशन इसमें किया गया है। अब आप ये भी सोच सकते हो कि बंगाली में लिखा गया था तो 1960 में अगर इंग्लिश में पब्लिश हुआ तो बंगाली में पब्लिश कब हुआ होगा। तो आपके डाउट को थोड़ा क्लियर कर दूँ, ये जो 86 पोएम्स है ना कलेक्शन में, ये कलेक्शन में आए इंग्लिश वर्जन में ही। इसके पहले ये 86 पोएम जो थे वो 4 अलग अलग बंगाली कलेक्शंस में लिखे हुए थे। तो इसके फर्स्ट जो कलेक्शन था वो 1901 में था, फिर 1904 में था, फिर 1910 में था जो गीतांजलि है, और 1914 में था। यानी कि 4 अलग अलग कलेक्शंस ऑफ पोएम्स में जो था वो ये इसके 86 पोएम्स बटे हुए थे। इसलिए इसका कोई एक कंफर्म जो है वो डेट नहीं है बंगाली में, बस इंग्लिश का जो है वो कंफर्म है 1916। अगर पूछेगा अभी तो 1916 ही पूछेगा। हम चलते हैं, कुछ आपको बोनस पॉइंट्स देते हैं यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। वो ये है कि जो टाइटल है इसका, जो आपको बताया मैंने कि इसके टाइटल्स या सब टाइटल्स भी हैं, ये है बेंगल सेलर, और कभी कभी इससे जो है फर्स्ट लाइन से ही रेफ़र की जाती है। जो फर्स्ट लाइन इस पोएम की है, फार बिलो फ्लोट द जमुना, ऐसा करके वो भी एक टाइटल के रूप में ली जाती है। जो फॉर्म है वो है फ्री वर्स, या इसे नैरेटिव वर्स कहते हैं, क्योंकि पोएट जो होता है इस पोएम को जो है वो कहानी की तरह लिखता है, इसलिए इसे प्रोज पोइट्री भी कहा जाता है। इसमें कोई रिदम, कोई मीटर नहीं होता है। ये भी लाइन्स जैसे लिव्स विद चैंटिंग आप पढ़े थे पोएम, वैसे ही इसमें भी 11 लाइन्स है। सेटिंग जो है वो रिवर बैंक का सेटिंग है, जमुना नदी के किनारे का सेटिंग है, हिल्स और नेचर्स के बीच का ये सेटिंग है, यानी कि वो जमुना जो है वो हिल्स और नेचर के बीच में बह रही है।
जगह नहीं पता है, पर ये माना जाता है कि वो उत्तराखंड हो सकता है। पर ये बंगाली है, हो सकता है बंगाल में भी कुछ हो, पर जमुना का उत्तराखंड से ही हुआ है शुरुआत। थीम जो है वो स्पिरिचुअल वर्सेस मटेरियल वैल्यू है, यानी कि इसमें स्पिरिचुअलिटी पर और मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर जो है वो एक कंट्रास्ट दी गई है। गुरु शिष्य के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी दिखाया गया है। रिनंसिएशन यानी कि त्याग भी इसमें है। गोविंदा जो है कैरेक्टर्स के रूप में अगर बात करें तो 2 कैरेक्टर्स में मेंशन है। गोविंदा जो कि एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, रघुनाथ जो है वो उनके शिष्य हैं। हम चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के प्रति। अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको 1-2 इमेज भी रखा है ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आए। शुरुआत करते हैं हम टेक्स्ट को। टेक्स्ट है फार बिलो फ्लोड द जमुना, बहुत नीचे यमुना बह रही थी। फ्लोड मतलब बहना, स्विफ्ट यमुना की जो धारा थी वो बहुत तेज़ थी। क्लियर मतलब था वो साफ़ सुथरी धारा थी। भाई जहाँ इंसान कम होते हैं वहाँ क्लियरिटी वैसे भी ज़्यादा होती है। एबव और ऊपर क्या था? एबव जो था फ्रोन्ड द जटिंग बैंक। फ्रोन्ड का मतलब होता है एक, यहाँ पर तो सख्त होता है, वैसे फ्रोन्ड का मतलब होता है क्रोधित टाइप का वर्ड है ये। जटिंग का मतलब होता है इमर्ज्ड यानी उभरा हुआ, निकला हुआ किनारा। तो नदी बह रही है और ये जो बैंक है, नदी का किनारा है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, उठा हुआ है। बहुत सारे आपने देखा होगा यहाँ, हालांकि यहाँ उठा हुआ नहीं मिला मुझे इसलिए मैंने इसे रखा है। बहुत सारे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि उठा हुआ किनारा होता है और वहाँ से लोग जंप करते हैं पानी में। तो ये है आपकी फर्स्ट लाइन, जिसे मैं अगर थोड़ा सा और समराइज़ करूँ तो ये होगा कि बहुत नीचे यमुना बह रही थी, तेज़ और बहुत ही साफ़ सुथरी। ऊपर जो था वो उभरा हुआ कठोर चट्टान था, सख्त चट्टान था, फ्रोन्ड चट्टान था। नेक्स्ट में हम चलते हैं सेकेंड लाइन में। सेकेंड लाइन है हिल्स डार्क विद द वुड्स। हिल्स जो है, जो पहाड़ियाँ हैं जिसके बीच में वो घिरी हुई है, वो डार्क है, वो घना है, अंधेरमय है, वहाँ पे अंधेरा लग रहा है। पर ये अंधेरा जो है वो शाम के वक्त का नहीं है बल्कि वुड्स का है, जंगलों का है। एंड स्कार्ड और निशान पड़ा हुआ है विद द टोरेंट्स, यानी कि उस पहाड़ों पर जो है वो निशान पड़ा हुआ है। टोरेंट्स का मतलब होता है धारा, स्ट्रीम या मूसलाधार बारिश भी होती है। और ये जो मूसलाधार बारिश होती है ये इसका निशान बना देते हैं पहाड़ों पर, जैसे यहाँ निशान बन जाता है। जाहिर सी बात है कि ये अगर बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है और बारिश की जो बूंदें हैं या जल जो है वो नीचे आ रही है बार बार, तो वो वही एक कहावत होती है कि रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो बार बार आने जाने से जो है वो पहाड़ पर थोड़ा निशान बन जा रहा है। और फिर गैदर्ड अराउंड, और चारों तरफ इकट्ठा हो जाती हैं, ये जल इकट्ठा और ज़्यादा हो जाता है तो बहने लगती हैं। जैसे बह करके यमुना जो है वो बह रही है उस जंगल के बीच में, उस नेचर के बीच में। तो इमेज के माध्यम से इसलिए दिया गया है ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन में, थोड़ा इसे बड़ा करूँ मैं। गोविंदा जो कैरेक्टर है फर्स्ट, वो यहाँ पर दिखाया गया है कि गोविंदा जो है, जो ग्रेट सिख टीचर है। यहाँ ग्रेट का मतलब है स्पिरिचुअलिटी से, उसे स्पिरिचुअलिटी से मतलब है मटेरियलिस्टिक नहीं है, पर उसका जो शिष्य है वो मटेरियलिस्टिक है। उसे पैसों के प्रति जो है वो ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा प्यार है। तो वो सिख टीचर हैं, सैट बैठे हुए हैं ऑन द रॉक, उस रॉक पर, उस चट्टान पर जो मैंने आपको बताया उभरा हुआ भाग था, जो गंगा नदी के ऊपर एक निकला हुआ भाग था बैंक किनारे का। वहाँ बैठ करके ये रीडिंग स्क्रिप्चर्स, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं। स्क्रिप्चर्स मतलब होता है ग्रंथ, पर अगर सिख टीचर हैं तो माना जा सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब का ग्रंथ ये पढ़ रहे हैं, या ऐसे ही किसी ग्रंथों का यहाँ पर जो है वो रीडिंग हो रही है गोविंदा के द्वारा। वेन रघुनाथ, तब जो रघुनाथ था ना, जो इनका शिष्य है, प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, जो अपने वेल्थ पर, अपने धन पर, अपने संपत्ति पर नाज करता है, कि वो आता है वहाँ, बोव्ड सर झुकाता है, नमस्ते सजदा जो भी करते हैं टीचर्स को रिस्पेक्ट रिवरेंस के रूप में, टू हिम उनका, और क्या करता है और कहता है उनसे, आई हैव ब्रॉट माई पुअर प्रेजेंट, मैं लेकर के आया हूँ आज आपके लिए पुअर प्रेजेंट। पुअर प्रेजेंट का मतलब होता है तुच्छ भेंट, मैं आपके लिए तुच्छ भेंट लेकर के आया हूँ, अनवर्दी, जो अयोग्य है, जो योग्य नहीं है, ऑफ योर एक्सेप्टेंस, आपके स्वीकार करने के। तो तुच्छ भेंट लाया हूँ जो आपके स्वीकार करने के योग्य तो नहीं है, पर मैं चाहता हूँ आप ले लीजिए। ऐसे ही लोग जाते हैं और किसी को कुछ देना होता है, गिफ्ट, बर्थडे, किसी और भी ओकेज़न पर, तो कहते हैं छोटा सा गिफ्ट है। तो हालांकि उनके माइंड में जो है वो कुछ और चल रहा होता है, प्राउड ऑफ हिज वेल्थ टाइप का कुछ मैटर चल रहा होता है, लेकिन फिर भी
यहाँ पर जो है दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तुच्छ भेंट है। अब चूँकि तुच्छ भेंट है तो फिर टीचर एक्सेप्ट क्यों करेगा, क्योंकि वैसे भी टीचर को जो है वो नहीं चाहिए होता है किसी स्टूडेंट का गिफ्ट, उसे क्या चाहिए होता है वो आपको पोएम में दिखेगा अभी। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं हम। लिखा है 10 इस प्रकार से, सेइंग यह कहते हुए, ही यानी कि जो शिष्य है रघुनाथ, डिस्प्लेड उन्होंने दिखाया, बिफोर द टीचर टीचर के सामने, अ पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स एक जोड़ा सोने का, सोने के चूड़ी जो है वो लेकर के आए हुए हैं, चूड़ी कड़ा ऐसा भी कुछ होगा, और वो 2 में है, जोड़े में है, ऐसा लेकर के वो पहुँचे हैं वहाँ पर। रॉट विद कॉस्टली स्टोन्स, कॉस्टली स्टोन्स यानी कि कीमती पत्थर भी लगे हुए हैं उसमें, स्टोन्स मतलब पत्थर, अब वो डायमंड के हो सकते हैं, पन्ना या कोई और मोती टाइप का कुछ भी हो सकता है। रॉट जो है ये आर्केइक वर्ड है। आर्केइक वर्ड का मतलब प्राचीन शब्द जो अब प्रचलन में नहीं है। ये पास्ट पार्टिसिपल है वर्क का, WORK, वर्क का ये पास्ट पार्टिसिपल है, जिसे अब यहाँ पर आप वर्कड मान सकते हो। वर्कड का मतलब यहाँ पे होगा जड़ा हुआ या गढ़ा हुआ, यानी कि वो जो गोल्ड के बैंगल्स थे पेयर में वो गढ़े हुए थे कॉस्टली स्टोन से या जड़े हुए थे उसमें कॉस्टली स्टोन्स। द मास्टर यानी कि गोपाल टुक अप वन ऑफ देम, उन दोनों में से एक को उठाता है वो, चूँकि वो पेयर में है, एक को उठाता है। ट्विलिंग उसे घुमाता है, ट्विलिंग का मतलब होता है स्पिन करना। राउंड इसे राउंड ही, घुमाने का काम तो राउंड ही होता है। हिज फिंगर अपने फिंगर के बीच में आप भी एक उठा लो, चूड़ी या चुल्ला टाइप का कुछ भी ऐसा कड़ा टाइप का, और घुमाना शुरू कर दो। चूँकि वो सिख थे इसलिए कड़ा उनके लिए लाया गया होगा। एंड द डायमंड्स, और डायमंड्स, अब यहाँ पे जो कॉस्टली स्टोन्स लिखा था ना उसे यहाँ डायमंड्स कहा गया है। डायमंड जो था वो डार्टेड, वैसे ही डार्टेड का मतलब कुछ और होता है, पर यहाँ डार्टेड का मतलब जो होता है वो होता है निकलना। शाफ्ट मीन्स होता है रेज, किरणें ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें उसमें से निकलने लगी। निकलने का मतलब होता है जब वो घुमा रहे थे तो चमक जो थी वो डायमंड की आ रही थी, जब भी डायमंड का हिस्सा सामने से गुजर रहा था। पर यहाँ ये कहना जो है वो सही होगा कि गुरु जो है उसे भेंट नहीं पसंद है, या यूँ कह सकते हैं गुरु भेंट को महत्व नहीं देता, क्योंकि हीरो का जो प्रकाश है ना, जो लाइट है, जो रेज है, वो क्षणिक है, जो जल्दी ही फीका पड़ जाएगा। पर जो प्रकाश हमेशा के लिए है, जो लाइट हमेशा के लिए है, वो है ज्ञान। उसे ज्ञान का महत्व बहुत पता है, इसलिए वो अपने बच्चों को हमेशा ज्ञान के बारे में बात करता है, कहता है ज्ञान लो, ज्ञान के बारे में सीखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये शुरुआत से ही टीचर जो है वो हमेशा बच्चों को मतलब आप कह सकते हैं इंस्पायर करता है। नेक्स्ट लाइन जो है वो है सडनली इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, अचानक से ये स्लिप कर गया उनके हाथ से, सरक गया, हालांकि सरका नहीं सरकाया गया था, सरक गया। एंड रोल्ड, और ये गोल गोल घूमते घूमते जो था डाउन द बैंक, नदी के किनारे चला गया, नीचे पानी में। एलास चीखते हुए, दुख में हाय हाय करते हुए, स्क्रीम मतलब चीखना होता है, रघुनाथ जो था हाय हाय करते हुए चीखने लगा। एंड जम्प्ड, वह हीरे से जड़ा हुआ सोने का कंगन या कड़ा नीचे गिरा दिया गया या नीचे गिर गया गुरुजी के द्वारा। अचानक से उसने जब ऐसा देखा कि छूट गया है, उसे पता नहीं चला कहाँ गिरा है, पर गिरा है उसे ये पता चला, वो कूद गया इनटू द स्ट्रीम, उस धारा में, बहती हुई धारा में। द टीचर सेट, वो अध्यापक, वो स्पिरिचुअल जो टीचर थे, वो सेट हिज आइज अपॉन हिज बुक, फिर से अपने उस बुक पर, अपने स्क्रिप्चर्स पर या अपने ग्रंथ पर जो है निगाह लगा लिया। यानी कि उन्होंने कोई परवाह ही नहीं किया उस हीरे सोने या किसी भी प्रीशियस स्टोन्स के गिरने से, खो जाने से। उनका फिर से ध्यान अपनी पढ़ाई पर, अपने ज्ञान पर था। एंड द वाटर, और बाकी काम वाटर ने कर दिया। क्या किया? हेल्ड, केप्ट, हिड यानी छिपा लिया, व्हाट इज टोल्ड जो उसने चुरा लिया, एंड वेंट इट्स वे, और चुरा करके वो अपने रास्ते चला गया। यानी कि पानी की लहरें आई किनारे पर और वो लेकर के उस कंगन को या उस कड़े को लेकर के चली गई, छिपा करके, चुरा करके लेकर के चली गई वो, यानी अपने आप में समेट ले गई वो। नेक्स्ट है लास्ट, ये स्टेंजा है, स्टेंजा नहीं कह सकते, लाइन कह सकते हैं, 3 लाइन और बची है। द डे लाइट फेडेड, शाम का वक्त होने वाला था। डे लाइट यानी कि दिन की रोशनी जो थी वो कम हो रही थी, फेड हो रही थी। व्हेन रघुनाथ केम, जब रघुनाथ आया, यानी पानी में से निकल करके आया, बहुत टाइम तक वो ढूंढता रहा। बैक टू द टीचर, टीचर के पास आया।
टायर्ड, थक चुका था, ड्रिपिंग, और टपक रहा था पानी उसके शरीर से, भाई पानी से ही निकल करके आया था, कपड़े भीग गए थे उसके। ही पैंटेड, वो हाँफ रहा था, और हाँफते हुए उसने कहा, आई कैन स्टिल गेट इट बैक, मैं इसे वापस ला सकता हूँ अभी भी, इफ़ यू शो मी, अगर आप मुझे दिखाओ, वेयर इट फेल, जहाँ यह गिरा हो। तो जहाँ गिरा था अगर आप मुझे बता सको तो मैं उसे वापस ला सकता हूँ। यहाँ ये मेटलिस्टिक चीज़ों के गिरने और उसको उठाने की बात हो रही है, न कि स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में। तो जहाँ टीचर जो है स्पिरिचुअलिटी को उठाने की बात करता है, वहीं स्टूडेंट, मतलब इस संदर्भ में स्टूडेंट की बात करता हूँ मैं, वही ये वाला स्टूडेंट जो है वो मेटलिस्टिक चीज़ों को उठाने की बात कर रहा है। अब क्या होगा, टीचर क्या जवाब देगा? यहाँ लिखा हुआ है, द टीचर टुक अप द रिमेनिंग बैंगल, जो चूड़ी एक बची थी, जो एक कड़ा बचा था, एंड थ्रोइंग इट, इसे फेंकते हुए, इनटू द वाटर, पानी में, सेड, कहा, पानी में उसे फेंक करके, जो एक बचा हुआ था उसे फेंक करके कहा, इट इज़ देयर, ये वहाँ है, यानी ये वहाँ गिरा हुआ है, ये वहाँ गिरा था, जगह बता रहा है ये। तो ये सैटायर है, आयरोनिकल आप कह सकते हो, सैटायर नहीं कह सकते, आयरनी है इसमें कि वो जो है एक जो बचा भी था उसे भी फेंक देता है वो। क्योंकि टीचर को जो है ना, अगर मैं एक टीचर्स के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो टीचर्स डू नॉट नीड वेल्थ और मनी, इट मीन्स मनी फ्रॉम स्टूडेंट्स, दे वांट ओनली रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ऑफ देयर स्टूडेंट्स एंड वांट टू सी देम सक्सेस इन देयर गोल्स। तो ये जो है ना, ये प्रथा टीचर और शिष्य की बहुत प्यारी है, और इसमें वेल्थ का कोई मैटर ही नहीं है। जब बच्चा अपने गोल को पाता है, सक्सेस होता है, और फिर रिस्पेक्ट देता है अपने टीचर को, वो रिस्पेक्ट ही उसके लिए रिवार्ड होता है। तो इस प्रकार से ये पोएम खत्म होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। थैंक्स।